विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ नीलगिरी गांव दुनिया से दूर एक शांत और छोटा सा गांव था। इसी गांव में रहता था एक मेहनती और निडर लड़का, वीर। वीर अपने बूढ़े दादाजी के साथ रहता था। वो रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां और जड़ी बूटियां चुनकर घर लाता। दादाजी, आज जंगल के अंदर काफी दूर तक जाना पड़ेगा। लकड़ियां भी कम बची हैं। ठीक है बेटा, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। जंगल का वो अंदर वाला हिस्सा सुरक्षित नहीं है। आप चिंता मत करो दादाजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उस दिन वीर लकड़ियां बीनते बीनते जंगल के सबसे दुर्गम हिस्से में पहुंच गया, जिसे गांव वाले असुरखंड कहते थे। अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवा अचानक रुक गई। वीर ने चारों तरफ देखा। अरे, ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी वीर की नजर एक विशाल सूखे बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसके नीचे एक छोटी सी प्राचीन गुफा थी। वीर धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। वहां धूल और सूखे पत्तों के बीच उसे एक अजीब सा अंडा दिखाई दिया। ये क्या है? इतने सुनसान जंगल में ये अंडा यहां कैसे आया? अंडा देखने में बिल्कुल साधारण था। न उसमें कोई चमक थी, न कोई दिव्य निशान। वीर के मन में दया आ गई। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं। वीर ने उस अंडे को अपनी हथेली में उठाया और अपनी टोकरी में छिपाकर घर ले आया। घर पहुंचकर वीर ने अपने कमरे के सबसे अंधेरे कोने में पुराने कपड़ों की मदद से एक छोटा सा घोंसला बनाया और उस अंडे को उसमें सुरक्षित रख दिया। 3 दिन बाद भोर के समय कमरे के अंदर से आवाज आने लगी। ये आवाज कैसी है? अरे, अंडा टूट रहा है। कुछ ही पलों में अंडे का छिलका टूट गया और उसमें से एक छोटा सा पक्षी बाहर निकला। वो भूरे काले रंग का कमजोर पंखों वाला एक साधारण सा पक्षी दिखाई देता था। वीर ने उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। तू तो बिल्कुल छोटा सा है। आज से तेरा नाम होगा अरुण। वीर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक साधारण पक्षी समझ रहा है, वो वास्तव में गरुड़ शक्ति का जीवित अंश था। अरुण बोल नहीं सकता था, लेकिन वीर के प्रति उसकी वफादारी बेहद गहरी थी। अरुण हमेशा वीर के आसपास रहता। जब भी वीर कमरे में आता, अरुण दौड़कर उसके पैरों के पास पहुंच जाता। कभी उसके पैर को अपनी छोटी चोंच से छूता, तो कभी उसके कंधे पर बैठ जाता। क्या हुआ अरुण? तू हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? अरुण ने वीर की तरफ देखा और अपनी छोटी सी चोंच से उसके हाथ को छुआ। वीर मुस्कुरा दिया। अच्छा, समझ गया। तू मेरा दोस्त है। वीर को नहीं पता था कि आने वाले समय में यही छोटा सा पक्षी उसकी जिंदगी बचाने वाला था। उधर पाताल लोक में नागराज बलंद अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की। उसे पृथ्वी से आती एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। ये शक्ति, ये गरुड़ शक्ति है। नहीं, इतने वर्षों बाद ये फिर कैसे जाग सकती है? बलंद समझ गया था कि गरुड़ शक्ति पृथ्वी पर दोबारा जन्म ले चुकी है। उसने अपनी छाया सेना को आदेश दिया। मेरे सैनिकों, नीलगिरी गांव को घेर लो। गरुड़ शक्ति अभी कमजोर है। उसे ढूंढो और अगर जरूरत पड़े तो पूरा गांव नष्ट कर दो। बलंद की आज्ञा मिलते ही हजारों जहरीली छायाएं पृथ्वी की ओर निकल पड़ी। उसी रात नीलगिरी गांव में अचानक भयानक घटनाएं होने लगी। गांव के कुओं का पानी काला पड़ गया। हवा में जहरीली दुर्गंध फैल गई। तबेलों में बंधे पशु अचानक जमीन पर गिरने लगे। आसमान में बिना बारिश के बिजली चमकने लगी और पहाड़ियों के पीछे से हजारों सांपों की फुफकार सुनाई देने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? कुएं का पानी देखो, ये तो पूरा काला हो गया। हमें बचाओ, कोई कुछ करो। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तभी गांव के मुखिया ने चिल्लाकर कहा, रुद्र बाबा को बुलाओ।
सिर्फ रुद्र बाबा ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर की कुटिया में रुद्र बाबा रहते थे, एक सिद्ध और रहस्यमयी साधु। गांव वाले किसी भी बड़े संकट में उन्हीं के पास जाते थे। जब ग्रामीण उनके पास पहुंचे तो सभी उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा, गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, हमें बचा लीजिए। मैं जानता हूं, महाविनाश की छाया गांव के द्वार तक आ पहुंची है। बाबा, ये कौन है? कौन हमारे गांव पर हमला कर रहा है? पाताल लोक की नाग शक्ति अपने शत्रु को ढूंढने पृथ्वी पर आ चुकी है। रुद्र बाबा तुरंत गांव के बीच पहुंचे। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ओम गरुड़ाय नमः। दिव्य शक्ति जागृत हो, इस गांव की रक्षा करो। मंत्रोच्चार के साथ गांव के चारों ओर एक नीले रंग का दिव्य सुरक्षा कवच बन गया। ठीक उसी समय आसमान में भयंकर गर्जना हुई। बलंद की छाया सेना गांव के ऊपर पहुंच चुकी थी। वे बार बार सुरक्षा कवच से टकराने लगी। हर टक्कर के साथ धरती कांपने लगी। यह साधारण हमला नहीं है, यह नाग शक्ति का सीधा प्रहार है। उनका निशाना कोई और है, गरुड़ शक्ति। तो फिर वो शक्ति है कहां बाबा? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इसी गांव में है। रुद्र बाबा लगातार कवच को संभाल रहे थे, लेकिन हमले बढ़ते जा रहे थे। उनके माथे से पसीना बहने लगा। मैं ज्यादा देर तक इस कवच को नहीं संभाल पाऊंगा। तुम सब अपने अपने घरों में छिप जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, इस गांव पर एक भी विषैली बूंद नहीं गिरने दूंगा। उधर वीर अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उसने बाहर तड़पते हुए पशु देखे, डरे हुए ग्रामीण देखे और रुद्र बाबा को अकेले संघर्ष करते देखा। वीर की मुट्ठियां कस गईं। नहीं, मैं यहां बैठकर यह सब नहीं देख सकता। बाबा अकेले लड़ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। वीर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी अरुण उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरुण, तू रास्ते से हट, मुझे बाहर जाना होगा। फिर उसने अपनी चोंच से अपने शरीर का एक छोटा सा पंख निकाल लिया और वीर की हथेली पर रख दिया। ये तू मुझे अपना पंख दे रहा है? अरुण ने अपनी चोंच से वीर के हाथ को छुआ, मानो वो उसे शुभकामना दे रहा हो। वीर मुस्कुराया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं वापस आऊंगा। वीर ने वो पंख अपनी जेब में रखा और सुरक्षा कवच के बाहर निकल गया। कवच के बाहर निकलते ही जहरीली हवाओं ने वीर को घेर लिया। आसमान से काली छायाएं नीचे उतरने लगी। वीर ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। आओ, देखता हूं कितनी ताकत है तुम लोगों में। पहली काली छाया वीर पर झपटी। वीर ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी घुमाई। काली छाया धुएं में बदल गई। वीर एक के बाद एक शत्रुओं से लड़ता रहा, लेकिन दुश्मनों की संख्या हजारों में थी। अचानक एक विशाली छाया ने पीछे से वीर पर हमला कर दिया। आह! वीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी वीर की जेब से अरुण का छोटा सा भूरा पंख बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही पंख ने मिट्टी को छुआ, चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। समय जैसे रुक गया। फिर उस छोटे से पंख से नीली सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आसमान के काले बादल तेजी से हटने लगे। एक विशाल गरुड़ की परछाई आकाश में दिखाई दी। रुद्र बाबा ने ऊपर देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, ये कैसी शक्ति है? ये तो साक्षात गरुड़ महाशक्ति है। पंख से एक प्रचंड तूफान निकला। गरुड़ शक्ति ने आसमान में मंडराती काली छायाओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। हजारों छायाएं, विषैली शक्तियां और बलंद के भेजे हुए राक्षसी अनुयायी उस दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही क्षणों में पूरी छाया सेना उस 65 के भीतर समा गई। अगर जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखें। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो कुछ आपने अभी तक देखा वो तो बस शुरुआत थी।
अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे गरुड़ शक्ति ने क्या किया और उसके सामने अब कौन सा खतरनाक राज आने वाला है? अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो अभी हमारे चैनल खूनी टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कहानी के अगले हिस्से में, तब तक के लिए नमस्कार।